हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। क्यों सेशन इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आज हम बात करेंगे यूथ कंपटीशन टाइम की चैप्टर्स वाइज सॉल्व पेपरों की। चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर करने से हमें फ़ायदा ये होगा कि इसमें कुछ स्टेटों के तथा टीजीटी पीजीटी के अब तक के सारे यानी ऑल एग्ज़ाम जो होम साइंस के कनेक्ट होते हैं यूपी में अदर स्टेट में, उन सब के यहाँ पे क्वेश्चन है। आपको बता दें ये चैप्टर वाइज है और इसमें 54 आपको चैप्टर है और सारे चैप्टर यहाँ पे कवर कराए जाएंगे। क्योंकि यहाँ का जो टारगेट है केवल और केवल ये है कि आपको कितना मिलना चाहिए 100+, इससे अधिक नहीं और इससे कम नहीं। क्योंकि अधिक के लिए अगर आप करेंगे प्रयास तो आप पेपर टाइम में टेंशन में आ जाएंगे और कम के लिए हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमें तो एक सीट चाहिए ही चाहिए। तो हम नहीं कहेंगे कि आप 100 नहीं 125 में से 120 लाइए, नहीं, हमारा 100+ है। क्योंकि 100+ में हमारी सीट पक्की, हमें सीट चाहिए, ठीक है। क्योंकि हमें उस टाइम पेपर में डिप्रेशन में नहीं जाना है, किसी भी फर्स्ट स्टेज में नहीं जाना है, यानी कैसे भी हॉल में घुसते टाइम हमारा मूड इतना अच्छा होगा हम पेपर को धुआं कर दें। क्योंकि हारा वही है जो लड़ा नहीं है। आप हार नहीं सकते क्योंकि आपने हार मानी नहीं है। आपको बता दें कि जो हमारी प्लानिंग थी वो थी कि यूथ की आपको सॉल्व चैप्टर वाइज पेपर कराएं और रात को ही हमने प्लानिंग की है कि एक और प्लेलिस्ट बनाएंगे जिससे कि हमारा जो 100+ का टारगेट है वो अचीव हो सके। उसमें क्या होगा कि आपके सिलेबस बाय टॉपिक की वीडियो मिला करेंगी। तो उससे क्या होगा कि जिन बच्चों का लगे कि हमें क्या पढ़ना है, केवल हमें पुष्प सज्जा पढ़नी है, तो वो क्या करेंगे, उस प्लेलिस्ट में जाएंगे, पुष्प सज्जा वाली वीडियो देख लेंगे। जिन्हें लगता है कि हमें केवल क्या पढ़ना, वर्ग सिंप्लीफिकेशन पढ़ना है, तो वर्ग सिंप्लीफिकेशन वाली वीडियो खाली देख लेंगे। तो हमारा जो हमने आपसे कहा है कि हमारा टारगेट है 100+, तो हमारा 100+ वाला टारगेट फुलफिल हो जाएगा। क्योंकि आपकी वीकनेस, आपकी कमजोरी आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता, क्योंकि आप भावी शिक्षक हैं, ठीक है। तो जिन पॉइंटों पे आपको लगे, जिन टॉपिकों पे आपको लगे सिलेबस के हाँ ये वाला टॉपिक मेरी समझ में नहीं आ रहा, तुरंत आप क्या करेंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे, उसे पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। बट अभी जब भारी क्वेरी, जो आपकी जितनी डिमांड और क्वेरी को देखते हुए हमें लगा कि रात वाला जो हमने सोचा था वो बाद में पहले आपका क्या करा दें, यूथ करा दें चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर। क्योंकि इसके लिए हर बच्चा कह रहा है मैम कराइए कराइए, तो हमारी खुशी तो आपकी खुशी में, यानी हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो ये कराना ही था, ठीक है। तो बट अब हम इसे पहले करा देते हैं। बट हम एक इसमें सहूलियत चाहेंगे, क्योंकि कुछ इसके चैप्टर जो हैं 1.5 घंटे के, कुछ 2.5 घंटे के, हम एक चैप्टर एक वीडियो में आपको पूरा देंगे। बट चैप्टर का सीक्वेंस है वो कुछ आगे पीछे हो सकता है। जैसे आज हमने चैप्टर 19 को लिया है, क्यों लिया है, क्योंकि टाइम जितना हमारे पास हुआ करेगा हम उस अकॉर्डिंग चैप्टर ले लिया करेंगे। तो हमने अपने टाइम में से टाइम निकाल के आज 19 वाला चैप्टर ले लिया है। और 19-20 जैसे भी हमें लगेगा कि हमारे पास इतना मोटे पेज पढ़ाने का टाइम है तो इतने मोटे पेज वाला चैप्टर ले लेंगे, नहीं तो इतना हमें सहूलियत दीजिएगा। और हम वीडियो के हर उसमें डाल देंगे कि ये आज का चैप्टर कौन सा है, ठीक है। तो जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो, आप देख लीजिएगा, हम आपको 54 यानी 54 पूरे चैप्टर कराएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। तो ये जल्दी ही हम प्लेलिस्ट बना देंगे जिसमें होगा होम साइंस सिलेबस बेस्ड टॉपिक, ठीक है। सिलेबस पर आधारित आपके बेस्ड टॉपिक हुआ करेंगे। तो यहाँ पे उससे होगा क्या कि आपको जो सिलेबस समझ में नहीं आए, जिस सिलेबस का आपको समझ में नहीं आ रहा, उसी का आप उसमें से कंटेंट पढ़ लिया करेंगे। और हमें भी बनाने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, तो कुछ वीडियो डाल ही पाएंगे। बट ऐसा नहीं है कि आपको एक साथ पूरा सिलेबस उसमें दे देंगे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको जब टाइम मिले तब आप देख लिया करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन है किस टॉपिक पर, तो ये है हमारा रेशम पे, रेशों की रानी, ठीक है। रेशम क्या है, रेशों की रानी, जिसको फाइबर्स ऑफ क्वीन कहते हैं, ठीक है। रेशम की बात करते हैं। आपका ये चैप्टर कौन सा है, 19वां। हम 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, पहला और दूसरा। पहला हमारा पोषण था, दूसरा हमारा क्या था आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। दूसरा चैप्टर आज ही लोड हुआ है
और तो दूसरा हमारा कार्बोहाइड्रेट था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोटीन है, तो प्रोटीन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो आपके प्रोटीन जाएगी 1.5 से 2 घंटे की वीडियो। तो उसके लिए थोड़ा सा हम टाइम लेकर उसे कंप्लीट जरूर करेंगे। करने हमें सारे चैप्टर हैं, ऐसा है ही नहीं कि हम कोई भी चैप्टर छोड़ दें, बट हम क्या कह रहे हैं कि जैसा हमारे पास टाइम हुआ करेगा हम उसके अकॉर्डिंग चैप्टर ले लिया करेंगे, पर जल्दी ही से जल्दी, जैसा आप चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी, ऐसे हमने आज से सोच लिया कि हमें तो क्या करना, हमारा टारगेट ही 100+ है। जब आप जल्दी से जल्दी पढ़ना चाह रहे हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है पढ़ाने में, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए, प्राकृतिक तंतुओं में सबसे मजबूत तंतु है, तो यहाँ पे रेशम प्राकृतिक तंतुओं में सबसे मजबूत तंतु है। चलिए इसका थोड़ा सा एक्सप्लेन देख लेते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्राकृतिक तंतुओं में सबसे मजबूत तंतु रेशम है। ये एक प्राकृतिक जगत का रेशा है। इसकी प्राप्ति प्राणिज से होती है। प्राणिज यानी आपका जीवों से होता है। प्राणिज से और कौन सा रेशा बनता है, तो हमारा ऊन बनता है। इसलिए रेशम के जस्ट बाद हम ऊन पढ़ाएंगे, क्योंकि कुछ विशेषताएं ऊन की, प्रोटीन यानी ऊन की रेशम से मैच खाती हैं। यह प्रोटीन प्रधान होता है यह एक कीड़े से प्राप्त होता है। इस कीड़े का नाम है बॉम्बेकस मोरी। यानी मेरी है क्या, रेशम, तो मेरी कौन है, रेशम, तो याद रखेंगे मोरी। यह शहतूश मलमरी कह लो या शहतूश कह लो, बात एक ही है। ये इंग्लिश टर्म है। मलमरी लीव्स या फिर शहतूश की पत्तियां खाती है। रेशम के कीड़े का पालन सेरीकल्चर कहलाता है। रेशम का जन्मदाता कौन है, तो चीन है। काफ़ी 4 हमें क्वेश्चन मिले। सेरीकल्चर, जन्मदाता चीन है, मलमरी पत्तियां खाती है या शहतूश की पत्तियां खाती है, और कीड़े का जो नाम है वो बॉम्बे वाली है, यानी बॉम्बेकस है। बॉम्बेकस मोरी है, यानी रेशम किसकी है, मेरी है। तो इस तरह से ये कीड़े का नाम है। और आगे देखें क्या है, प्रोटीन प्रधान होता है, ये प्राणिज है ये, और प्राकृतिक जगत का रेशा है। उस प्राकृतिक जगत का सबसे लंबा रेशा है, ये बात भी याद रखिएगा। सबसे मजबूत रेशा भी है ये प्राकृतिक तंतुओं में, सबसे लंबा भी है, सबसे मजबूत भी है। प्राकृतिक जगत का रेशा है, प्राणिज रेशा है, प्रोटीन प्रधान रेशा है। और इसका जो कीड़ा है वो बॉम्बेकस मोरी है। शहतूश यानी कि पत्तियां खाता है, यानी मलमरी की पत्तियां खाता है। रेशम के कीड़ों का पालन सेरीकल्चर कहलाता है। रेशम का जन्मदाता चीन है। दूसरे स्थान पर भारत है, ठीक है। पहले स्थान पर रेशम उत्पादन में चीन है, दूसरे स्थान पर भारत है, याद रखिएगा। अरंडी के पौधों पर पाए जाने वाले कीड़े से कौन से रेशम का निर्माण होता है, तो ये मूंगा रेशम का निर्माण होता है अरंडी के पेड़ों पर पाए जाने वाले कीड़ों से, ठीक है। अरंडी के पौधे छत्तीसगढ़ में बहुतायत से प्राप्त होते हैं, यानी छत्तीसगढ़ में बहुत हैं। इसमें से रेशम पालन एरी की अच्छी संभावना छिपी है। छत्तीसगढ़ में इसी तरह के शहतूश के पौधों को कोसा कृषि पालन कार्य किया जाता है, ठीक है। कोसा कृषि पालन कार्य किससे संबंधित है, तो आप बताएंगे कि रेशम उत्पादन से संबंधित है। कहाँ पे होता है कोसा कृषि पालन, तो छत्तीसगढ़ में होता है। किसके लिए जाना जाता है, तो आप बताएंगे शहतूश के पौधे पर कोसा कृषि पालन कार्य किया जाता है। रेशम कीड़े अपने जीवन को बनाए रखने के लिए सुरक्षा कवच के रूप में कोकून का निर्माण करते हैं। कोकून को ही हम क्या करते हैं, गर्म पानी में डाल के उसके लच्छे इस तरह खुल जाते हैं, इस तरह रेशे की तरह, क्योंकि इस तरह से होता है वो कोकून, ठीक है। छत्तीसगढ़ रायपुर के कसारे पन्या सिल्क मिल्क में एरी सहित विभिन्न प्रजातियों के पौधों से प्राप्त कोकून से आधुनिक मशीनों के माध्यम से उत्कृष्ट कोष्ठ के रेशम धागे बनाने का कार्य किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, रेशम के तंतुओं पर निम्न में से किसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तो यहाँ पे रेशम की बात की जाती है, तो क्षार का यहाँ पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है रेशम के कीड़ों पर। रेशम के तंतुओं पर क्षार का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। क्षार दाव धब्बे छुड़ाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है। रेशम रंगों के प्रति सादृश्यता होता है, इसके लिए अम्लीय रंगों यानी एसिड डाई का प्रयोग किया जाता है। रेशम पर रंग आसानी से चढ़ता है तथा पक्का भी होता है। व्यंजक हेतु हाइड्रोजन परऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, परंतु तीव्र व्यंजक जैसे क्लोरीन, सोडियम हाइपोक्लोराइड आदि का प्रयोग नहीं किया जाता। रेशम पर पसीने का प्रभाव बुरा पड़ता है। रेशम पसीने वाले स्थान पर कमजोर तथा बदरंग हो जाता है, याद रखिएगा। रेशम के भौतिक गुण हैं तो चिकना सूत्र और संयत दीर्घीकरण, ये रेशम के भौतिक गुण हैं, क्योंकि चिकनाहट बहुत होती है, हाथ फिसलता ही जाता है, ठीक है। दीर्घीकरण भी है इसमें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रेशम के धागे के उत्पादन के लिए कोबा यानी कोकून के
प्रसंस्करण के चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये प्रसंस्करण के चरण है, उनको सही क्रम में हमें व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पे पहला होगा, पहला देख लेते हैं पहला चरण क्या है। तो यहाँ पे है छटाई करना यानी सेटिंग करना, उसके बाद आता है रील बनाना यानी रीलिंग करना, फिर आ जाता है थ्रोइंग करना, थ्रोइंग के बाद कताई करना, कताई के बाद आ जाता है गोंद छुड़ाना यानी डिंगमिंग करना, डिंगमिंग के बाद क्या आता है, डिंगमिंग के बाद जो आएगा वो है भारण यानी वेटिंग करना, भारण यानी वेट डालना। तो ठीक है, वेटिंग क्या है, भारण है। तो वस्त्र क्या है, रेशम का हल्का होता है। छटाई करना, रील बनाना, रीलिंग करना, थ्रोइंग, कटाई, गोंद छुड़ाना यानी याद रखिएगा डिगमिंग करना क्या है, गोंद छुड़ाना। डिगमिंग प्रक्रिया की जाती है रेशम पर, इस तरह आएगा। और वेटिंग प्रक्रिया की जाती है रेशम पर, किस लिए की जाती है, वेट बढ़ाने के लिए। ये क्या है, उसकी परिचर्या है। नेक्स्ट देखते हैं, फिलामेंट कोट्स, ड्यूपियन, नॉयल किसके प्रकार हैं। तो ये सभी प्रकार किसके हैं, तो रेशम के हैं। ये झारखंड टीजीटी में आ चुका है। तो फिलामेंट कोट्स, ड्यूपियन, नॉयल आदि रेशम के प्रकार हैं। रेशम अपनी अनोखी चमक, अलौकिक सुंदरता, अद्वितीय आकर्षण, कोमलता, मजबूती और दृढ़ता, लोच, सुंदर ढंग से लटक और नमनशीलता, अद्भुत सिकन और प्रतिरोधकता एवं विलक्षण गुणों के कारण संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। रेशम को सभी वस्त्रों की रानी कहा जाता है। क्वीन ऑफ ऑल फाइबर्स किसको कहते हैं, तो रेशम को कहते हैं। याद रखिएगा, यह एक प्रोटीन रेशा है जो रेशम के कीड़े सिल्कवर्म से प्राप्त होता है। रेशम के कीड़े शहतूश की पत्तियाँ, यहाँ पे आगे मलबरी, ठीक है, शहतूश की पत्तियाँ क्या है, ये मलबरी लीव्स खाते हैं वह रेशम का उत्पादन करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, रेशम के कीड़े की सबसे निष्क्रिय अवस्था होती है कोकून अवस्था, क्योंकि ये इस तरह इसमें बंद है, ये कीड़ा हो गया, इससे लार निकली और लार ने इस तरह दो इस तरह लार ग्रंथियाँ होती हैं इसकी। तो एक इस तरह एक इस तरह, ऐसे क्या करता है, ये अपने ऊपर कवच बना लेता है। तो कोकून कहा जाता है वो कवच, जैसे कछुए का कभी देखा हो। रेशम के कीड़े की सबसे निष्क्रिय अवस्था कोकून की अवस्था है। इस अवस्था में कीड़े लगातार लार स्रावित करने लगते हैं। उसके मुख से पास से दो ग्रंथियां होती हैं जिनके छिद्रों से तरल पदार्थ के रूप में लार निकलती है, जो वातावरण में सूखती जाती है। सूखने के बाद ये आपस में सट जाते हैं, जिन्हें प्यूपा शीघ्रता से अपने शरीर में लपेटते जाते हैं। 24 घंटे में ही कीड़े इतने अधिक लार स्रावित करते हैं कि वे स्वयं उसमें छिपकर अपने ऊपर सेरेसिन की सफ़ेद कोट बना लेते हैं। 3 से 4 दिन में पूरा कोकून तैयार हो जाता है। कोकून बनने के पश्चात प्यूपा 10 दिन तक निष्क्रिय होकर सोते रहते हैं। कोकून बनने के बाद प्यूपा कितने दिनों तक निष्क्रिय होकर सोते हैं, तो 10 दिन तक। 3 से 4 दिन में पूरा कोकून बनकर तैयार हो जाता है। कितने हफ्ता तक ये जिंदा रहता है, तो याद रखिएगा 8 हफ्ता तक, 2 माह तक। रेशम अथवा रेयॉन से निर्मित वस्त्र है, तो झीना वस्त्र है, तो शिफॉन है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेशम तथा रेयॉन से निर्मित झीना वस्त्र शिफॉन है। रेशम को सभी वस्त्रों की रानी कहा जाता है। रेयॉन की खोज 19वीं शताब्दी का वैज्ञानिक चमत्कार है। ठीक है, रेयॉन का है मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशम भी कहते हैं। याद रखिएगा, रेयॉन को क्या कहते हैं, कृत्रिम रेशम कहते हैं। ये मानव द्वारा निर्मित पहला रेशा है। या प्रथम मानव निर्मित रेशा कौन है, तो हमारा रेयॉन है। रेशम एक डॉट रेशा है, तो यहाँ पे है प्रोटीन युक्त रेशा है। रेशम एक प्रोटीन युक्त रेशा है। रेशम के कीड़े का मुख्य ग्रंथियों से निकली लार है, जो वातावरणीय हवा में सूखकर रेशा बन जाता है। अतः रेशम के कीड़े को पालना क्या कहता है, सेरीकल्चर कहलाता है। ठीक है, रेशम उत्पादन की पहली प्रक्रिया में रेशम के कीड़े का जीवन काल कितना होता है, यहाँ देख लेते हैं। जीवन काल 2 माह का होता है।
ठीक है। इसी अल्पावधि में वह 4 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। पहली अवस्था होती है अंडा, एक लार्वा, प्यूपा और कीड़ा। ठीक है, याद रखिएगा, पहली अवस्था होती है अंडा, लार्वा, प्यूपा और कीड़ा। तो ELPM, ठीक है, ELPM होती है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं, जैसा आपको लगे उस तरह। ठीक है, वैसे तो ऐसे याद रखिए, अंडा आया, लार्वा आया, लार्वा से प्यूपा आया, प्यूपा से कौन निकला? कीड़ा। OVA मुक्त सल्फो समूह होते हैं और मुख्य रूप से रेशम और ऊन को उज्ज्वल करने का काम करते हैं। OVA का परवर्णित शब्द क्या है, यानी OVA क्या है फुल फॉर्म? तो OVA की बात करें तो ऑक्सीजन ब्लीचिंग एजेंट्स कहा जाता है OVA को। नेक्स्ट चलते हैं। रेशम उतना ही लचीला होता है जितना कि ऊन। रेशम के देशों में सिस्टीन कड़ियाँ भी होती हैं। तो ये दोनों ही कथन गलत हैं। ठीक है, क्योंकि ऊनी रेशे सिकन प्रतिरोधी होते हैं, जबकि अतः इनमें सिकन नहीं पड़ती है। इनमें प्रतिस्कंदता और प्रत्यास्थता अद्भुत गुण विद्यमान रहता है, जिसके कारण कुचलने के पश्चात भी पूर्ववत बने रहते हैं। ऊनी वस्तुओं को मुट्ठी में दबाकर पुनः छोड़ देने से इसके गुण को परखा जा सकता है। रेशम में ऊन के कम लचीलापन होता है। ठीक है, ये गुण रेशम के पास नहीं है, वहाँ पर सिलवटें के निशान पड़ेंगे। रेशे बाल के जलने की बदबू देते हैं। तो प्रोटीन युक्त जो रेशे होते हैं वो बालों के जलने की बदबू देते हैं, क्योंकि बालों में भी क्या है? प्रोटीन है। ऊन एवं रेशम प्राकृतिक रेशे हैं जो प्रोटीन के बने होते हैं। इस कारण इनमें कई प्रकार की समानताएं पाई जाती हैं। ये दोनों ही रेशे जानतव्य रेशे हैं, ठीक है, कहलाते हैं, क्योंकि ये जानवरों से प्राप्त होते हैं। ऊन मुख्यतः भेड़ों तथा रेशम कीड़े से प्राप्त होती है। नेक्स्ट चलते हैं। जंगली रेशम सूक्ष्मदर्शी के नीचे संवर्धित रेशम से भिन्न दिखता है। तो यहाँ पे ये कथन सत्य है। डॉट डॉट ऊष्मा का कुचालक है। तो रेशम क्या है? ऊष्मा का कुचालक है। अत्यधिक हल्का रेशा है। तो रेशम क्या है? अत्यधिक हल्का रेशा है, तभी तो इस पे बेटिंग की क्रिया की जाती है। बेटिंग यानी भार। इससे हल्का रेशा रेशम है। रेशम यानी सबसे हल्का रेशा क्या है? रेशम है। रेशम का रेशा प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले कोकून के उत्पादन को सेरीकल्चर कहते हैं। ठीक है, ये हम सभी अभी डिटेल में पढ़ चुके हैं। प्राकृतिक रूप से, बस यहाँ से हमें पढ़ना, प्राकृतिक रूप से वर्ष में केवल एक बार ही रेशम कीट तैयार होता है। प्राकृतिक रूप से कितना? एक ही बार रेशम मतलब कीट तैयार होता है, यानी एक ही बार हम क्या कर सकते हैं? सेरीकल्चर के द्वारा प्राकृतिक रूप से अगर बात करें तो हम रेशम की फसल को एक बार ले सकते हैं, बट जबकि कृत्रिम विधि द्वारा हम रेशम को तीन बार रेशम कीट तैयार किया जा सकता है। ठीक है, प्राकृतिक रूप से केवल एक बार रेशम कीट तैयार किया जाता है, जबकि कृत्रिम रूप से 3 बार रेशम कीट तैयार किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, अश्मीरा का सही पूर्ण रूप बताइए। तो अश्मीरा का सही पूर्ण रूप क्या होता है? सिंथेटिक एंड आर्ट्स सिल्क मिल्क एंड रिसर्च एसोसिएशन, इसको बोलते हैं अश्मीरा। ये आने का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा, सिंथेटिक एंड आर्ट सिल्क मिल्क एंड रिसर्च एसोसिएशन। यहाँ पे देखिए, सिंथेटिक्स एंड आर्ट सिल्क मिल्स एंड रिसर्च एसोसिएशन। किस प्रकार की सिल्क में कीड़े को मारा नहीं जाता है? तो वो हमारी मूंगा सिल्क है, जिसमें कीड़े का जीवन बचा रहता है। रेशमी कपड़ों पर लगे धब्बों को छुड़ाया जा सकता है। तो अवशोषण विधि के द्वारा छुड़ाया जा सकता है, क्योंकि इस पर कोई भी अवशोषण डाल दीजिए, वो क्या करेगा? इसके धब्बे को सोख लाएगा। चिकनाई युक्त दाग धब्बों को छुड़ाने के लिए अवशोषण विधि का प्रयोग किया जाता है। बेसन, चोकर, आटा, क्रेच चौक, मुल्तानी मिट्टी, नमक, ब्रेड का चूरा,
टेल्कम पाउडर आदि अवशोषक पदार्थ हैं। ये चिकनाई को सोख लेते हैं। इनका प्रयोग उन वस्तुओं पर किया जाता है जिन्हें साबुन पानी से छुड़ाना संभव नहीं है। रेशमी कपड़ों पर लगे धब्बों को अवशोषण विधि से छुड़ाया जा सकता है। वह विधि जिसमें कोकून को गर्म पानी में डालकर नरम किया जाता है वह धागा ढूंढा जाता है, वह विधि होती है थ्रोइंग, जिसमें क्या होता है, जैसे गर्म पानी में डाल देते हैं, फिर इस तरह से कोकून के धागे हमें मिल जाते हैं, फिर वो धागे हम ढूंढते हैं। थ्रोइंग विधि में कोकून को गर्म पानी में डालकर नरम किया जाता है और छटाई के बाद लच्छियों को साबुन युक्त गर्म पानी में डाला जाता है, जिससे क्या होता है, सेरिसिन नामक गम जो लगा होता है वो छूट जाता है। इससे रेशे में उपस्थित गोंद नरम होकर थोड़े और ढीले पड़ जाते हैं। सेरिसिन के ढीले होने से धागे बनना आसान होता है। निम्न में से किसके लिए मलिंग का प्रयोग किया जाता है? तो मलमल के लिए क्या है, मलिंग का प्रयोग किया जाता है। माँ से मलिंग, माँ से मलमल। लंबे तंतुओं को क्या कहते हैं? तो फिलामेंट कहते हैं। प्राकृतिक जगत का एकमात्र फिलामेंट रेशा आपका रेशम है। ठीक है, फिलामेंट फाइबर कहते हैं। ये अविरल लंबाई के होते हैं। प्राकृतिक रेशों में सिल्क फिलामेंट रेशा है जिसकी लंबाई कितनी है, 1200 से 4200 मीटर होती है। कृत्रिम रेशों के फिलामेंट और स्टेपल किसी भी रूप में तैयार किया जा सकता है, क्योंकि कृत्रिम आप अपनी इच्छा से चाहे जितना रेशा बड़ा बना सकते हैं, तो इसलिए फिलामेंट और फिलामेंट और स्टेपल कैसे भी तैयार कर सकते हैं। रेशम के कपड़ों पर किस विशेष परिसज्जा को किया जाता है? तो वो बेटिंग को किया जाता है बाहर। ठीक है, बेटिंग पर सज्जा की जाती है। सिल्क के रेशे प्राकृतिक रूप से ही अत्यंत हल्के होते हैं। रेशम के 3 साल से क्रिया कराकर रेशम के वस्त्र का वजन बढ़ाया जाता है और उसके छूने के गुण व लटकनशीलता को सुधारा जाता है। वस्तु को धात्विक लवण के घोल में डुबोकर उसके वजन और आकार में वृद्धि की जाती है। नेक्स्ट चलते हैं। जो ये PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, सारी PDF है आपको चैप्टर वाइज टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। प्रोटीन जो कच्चे रेशम में होता है, तो फाइब्रोइन होता है कच्चे रेशम में। ठीक है, क्योंकि हम सारे ऑप्शन बताएं फिर आंसर बताएं, इतना ना आपके पास समय है ना हमारे पास। हाँ, उन ऑप्शनों को देख लेंगे जिनसे लगता है कि कोई क्वेश्चन बन सकता है। रेशम में 2 तरह की प्रोटीन होती है, फाइब्रोइन तथा सेरिसिन। ठीक है, याद रखिएगा 2 तरह की प्रोटीन है। कच्चे रेशम में कौन सी है, फाइब्रोन। प्रोटीन को कच्चे रेशम में कौन सी है, फाइब्रोन है। और सेरिसिन तो आपकी जब पक जाता है, कोकून तैयार हो जाता है, तब छुड़ाई जाती है। रेशम के कीड़े से मुख से लार निकलती है, 2 ग्रंथियों में से आती है। ये दोनों ग्रंथियाँ आपस में एक गोंद सदृश पदार्थ निकालती हैं जो आपस में सेरिसिन द्वारा सटी जाती है तथा एक प्रकार की गोंद तैयार हो जाती है। नेक्स्ट चलते हैं। प्रोटीन जो कच्चे रेशम में होता है, तो यहाँ पे ठीक है, प्रोटीन जो कच्चे रेशम में होता है तो हमारा है फाइब्रोइन होता है कच्चे रेशम में। सूत जो एक जांतव्य कीड़े के कोकून से बनता है वह है तो रेशम है, क्योंकि जांतव्य यानी जानवरों से। तो याद रखिएगा, रेशम को सभी वस्तुओं की रानी कहा जाता है। यह एक प्रोटीन रेशा है जो रेशम के कीड़े से प्राप्त होता है। कोकून जांतव्य कीड़े से ही रेशम की प्राप्ति की जाती है। रेशम के कीड़े को बड़े पैमाने पर पालने तथा व्यवस्थापन को कहते हैं, तो सेरीकल्चर कहते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, सेरीकल्चर कहा जाता है। इसमें रेशम के कीड़े को पाला जाता है। रेशम के कीड़े का जीवन काल मात्र 2 माह का होता है। 2 माह में ये अपनी 4 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। पहली अवस्था अंडा होती है, एग होती है, लार्वा होती है, प्यूपा होती है और कीड़ा होती है। अ ल प क। ठीक है, इस तरह से आप याद करते हैं, अंडा, लार्वा, प्यूपा, कीड़ा। सेरीकल्चर निम्न बनाने की, तो रेशम बनाने की प्रक्रिया है। चलते हैं। रेशम के निर्माण की विधि व उसके अध्ययन को कहते हैं, तो सेरीकल्चर कहते हैं। किसी भी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ ले, बस छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, क्योंकि हमारा टारगेट है 100+ का, और इस तरह के अगर हम क्वेश्चन छोड़ के आए तो हमारा 100+ का टारगेट अचीव नहीं होगा। कुछ ज़्यादा चाहिए नहीं, बस 100+ चाहिए। रेशम की खेती को कहते हैं, तो सेरीकल्चर कहते हैं।
कैसे भी पूछ ले, उत्पादन, खेती, कैसे भी। सबसे पहले रेशम का उत्पादन हुआ था तो ये चीन में हुआ था। ठीक है, सब जन्मदाता कौन है? चीन है। पहले स्थान पर कौन है? चीन है। दूसरे स्थान पर कौन है? भारत है रेशम उत्पादन में। प्राकृतिक रेशम कहाँ पे ज़्यादा पैदा होता है? चीन में। विश्व में रेशम का प्रचलन सर्वप्रथम चीन में हुआ था। चीन प्राकृतिक रेशम के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर है, जबकि दूसरे स्थान पर भारत है। रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। रेशम का धागा कीट के कोकून से प्राप्त किया जाता है। रेशम के कीड़े का जीवन चक्र होता है तो कितना होता है जीवन चक्र रेशम के कीड़े का? तो यहाँ पे 37 से 63 दिनों का होता है जीवन चक्र। ठीक है, रेशम के कीट एक कीट वर्ग का प्राणी है जिसका वैज्ञानिक नाम बॉम्बिकस मोरी है। वो तो हमने अभी बताया था कि क्या चिल्लाना है, रेशम मेरी है। ठीक है, बॉम्बिकस मोरी है। अपने छोटे से जीवन काल में यह शहतूत की पत्तियां का 300 से 400 अंडों का अंडारोपण कर देता है। प्रत्येक अंडे से लगभग 10 दिन में एक नन्हा मादा कीट लार्वा निकलता है। 330 से 40 में सक्रिय वृद्धि के फलस्वरूप लार्वा गोल मटोल हो जाता है। तत्पश्चात 30 से 40 दिन में हो जाता है। याद रखिएगा, अंडे कितने देता है? 300 से 400। तत्पश्चात 2 से 3 दिन तक अपना सिर इधर उधर हिलाकर अपने चारों ओर लार ग्रंथियों की सहायता से कोया या कोकून का निर्माण कर लेता है। वायु के संपर्क में आकर यही कोकून सूखकर रेशमी धागा बन जाती है, क्योंकि इसकी लार ही क्या हो जाती है? यह जानो धागा बन जाती है। रेशम है प्राकृतिक रेशा। रेशम प्राकृतिक रेशे के अंतर्गत प्राणिज रेशा है। यह रेशम के कीड़ों से प्राप्त होता है जो शहतूत की पत्तियों पर पाले जाते हैं। इन कीड़ों के लार्वा से स्रावित एक विशेष प्रोटीन जिसे फाइब्रिन कहा जाता है, यह इससे रेशम प्राप्त किया जाता है। रेशम का व्यापारिक तौर पर उत्पादन सेरीकल्चर कहलाता है। एक तंतुक रेशा है, तो एक तंतुक रेशा कौन है? तो वो हमारा रेशम है, तंतुक रेशा। ये आपका TGT 2004 का है, तो याद रखिएगा। इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। रेशम एक तंतुक रेशा है। यह प्राकृतिक प्रोटीन यानी फाइब्रिन से बना रेशा है जो शहतूत के पेड़ों पर रहने वाले एक विशेष कीड़े के लार्वा द्वारा स्रावित पदार्थों से प्राप्त होते हैं। रेशम का प्रयोग विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के निर्माण में किया जाता है। भारत में रेशम की सभी किस्में पाई जाती हैं। चीन के बाद भारत रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादन करता है। रेशम की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी गलत है? तो यहाँ पे कौन सी गलत है ये बताना है। तो उच्च तनाव सामर्थ्य, अति सूक्ष्म व्यास के कारण इसके वस्त्र हल्के बनते हैं। यह नमी को जल्दी सोखता है तथा अवशोषण क्षमता अधिक होने के कारण पहनने में आरामदायक होता है। इसकी सूखी धुलाई करनी चाहिए तथा इस पर H2O2 अथवा SO2 ब्लीच का प्रयोग करना चाहिए। तो ये सभी सत्य थे, बट गलत क्या है? इसका विशिष्ट गुरुत्व 2.5 होता है, ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र में किस चरण में तंतु पैदा करता है? तो वो चरण है प्यूपा। प्यूपा में क्या करता है? वो तंतु पैदा करता है। रेशम के तंतु प्राप्त करने के लिए रेशम के कीड़े पाले जाते हैं। रेशम के कीड़े का जीवन चक्र भी 4 अवस्थाओं में बटा होता है। रेशम के रेशे उस वक्त प्राप्त किए जाते हैं जब रेशम का कीड़ा अपनी प्यूपा की अवस्था में होता है। अंडे से कीड़ा बनने तक की अवस्थाओं को कौन सा क्रम सही है? तो यहाँ पे अंडा, अंडे से लार्वा, लार्वा से प्यूपा, प्यूपा से कीड़ा बनता है, जो कि अभी हमने बहुत बार पढ़ा था, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है अंडे से कीड़ा बनना, यहाँ रेशम नहीं, कीड़े से रेशम बनने का उत्पादन नहीं है। याद रखिए, अंडे से कीड़ा बनना है तो पहले अंडा आएगा, फिर क्या आएगा? अंडे के बाद लार्वा, लार्वा के बाद प्यूपा, प्यूपा के बाद सबसे एंड में कीड़ा आता है। याद रखिएगा, लार्वा पहले आता है फिर प्यूपा आता है। अंडे से कीड़ा बनने तक की अवस्था का क्रम अंडा, अंडा में लार्वा, प्यूपा, फिर कीड़ा। रेशम के तंतु प्राप्त करने के लिए रेशम के कीड़े पाले जाते हैं। रेशम के कीड़े का जीवन चक्र 4 अवस्थाओं से बटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
जो ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम और व्हाट्सअप की अगर लिंक की बात करें तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। सभी प्राकृतिक तंतु केवल डेड डस्ट के अतिरिक्त स्टेबल तंतु हैं। तो रेशम के अतिरिक्त होंगे। रेशम कैसा है? फिलामेंट तंतु है, क्योंकि इसकी लंबाई कितनी है अभी हमने देखी थी कि तो इसकी लंबाई 2400 के आसपास थी, 1200 से 2400। चलिए, सभी प्राकृतिक तंतुओं में केवल रेशम के अतिरिक्त स्टेपल तंतु हैं। रेशम प्राकृतिक रेशों में सबसे अधिक लंबा है, याद रखिएगा, सबसे अधिक लंबा है प्राकृतिक रेशों में रेशम, जिसकी लंबाई 800 से 1200 मीटर तक की होती है। ठीक है, जिससे नर्म चमकदार वस्त्र बनता है। क्षार के गर्म व सादृढ़ घोल में ऊन और सिल्क के तंतु तो यहाँ पे है घुल जाएंगे। क्षार के गर्म व सादृढ़ घोल में ऊन और सिल्क के तंतु घुल जाएंगे। क्षार का प्रयोग सूती तथा लिनन वस्त्रों के दाग धब्बे उतारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। भारत में सर्वोच्च सिल्क उत्पादन का क्षेत्र है। भारत की बात आ रही है तो वह कर्नाटका और जम्मू कश्मीर। ठीक है, कर्नाटका तथा जम्मू भारत चीन के बाद द्वितीय बृहत्तम रेशम उत्पादक देश है। कितना करता है ये? 18% करता है। भारत में रेशम के सभी 5 ज्ञात वाणिज्यिक किस्में मलमरी, ट्रॉपिकल मलमरी आपका है, फिर है ट्रॉपिकल टसर और ओक टसर और इरी और तथा मूंगा। रेशम के उत्पादन में भारत का एकाधिकार प्राप्त है। कर्नाटक देश का सर्वाधिक रेशम कितना है? कर्नाटक में 41% उत्पादन करता था। आंध्र प्रदेश देश का 35% क्या करता है? रेशम उत्पादन करता है। जबकि जम्मू कश्मीर और मणिपुर रेशम कीट पालन के लिए आदर्श जलवायु, जो वहाँ का वातावरण है वो अच्छा है। किसके लिए? मणिपुर का और जम्मू कश्मीर का। किसके लिए? तो रेशम उत्पादन के लिए। ठीक है, ट्रॉपिकल्चर इसको भी याद रखिए। ये चारों नाम याद रखेंगे। मलमरी इसमें जो इम्पोर्टेंट है बस उसको टिक कर लीजिए। मलमरी, ट्रॉपिकल्चर, ओक टसर, एरी और मूंगा। मूंगा तो बहुत बार पूछा गया। कौन स्वनिर्मित रेशम नहीं है? तो यहाँ पे लपेटा हुआ रेशम और कटा हुआ रेशम, इसे स्वनिर्मित रेशम नहीं मानते हैं। दोनों ही आंसर सही हैं। मुख्य रूप से रेशम 2 प्रकार का होता है, स्वनिर्मित और उत्पादित। स्वनिर्मित रेशम 3 प्रकार के होते हैं, मूंगा रेशम, अरंडी रेशम, टसर रेशम। और जबकि स्वनिर्मित अब जब उत्पादित रेशम भी 2 प्रकार का होता है, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया कौन स्वनिर्मित रेशम नहीं है, तो अरंडी मूंगा क्या है? स्वनिर्मित है। अरंडी, मूंगा और टसर। ठीक है, बट उत्पादित रेशम भी 2 प्रकार का होता है, और लपेटा हुआ रेशम और कटा हुआ रेशम। ठीक है, इसलिए इसके सबको कॉमन मिले होंगे। इनमें से कौन सा तंतु रेशा प्राकृतिक रूप से उभरता है? तो वो हमारा है रेशम प्राकृतिक रूप से उभरता है। रेशम का तंतु या रेशा प्राकृतिक रूप से उभरता है। रेशम का तंतु सभी प्राकृतिक रेशों में सबसे लंबा तंतु होता है। तो आई होप आज हमने रेशम को कंप्लीट किया। इसी तरह हम सारे चैप्टर वाइज आपको करा देंगे, यानी सारे चैप्टर आप तक पहुंच जाएंगे। अब हम यही करेंगे कि टाइम के अकॉर्डिंग हम चैप्टरों को ले लिया करेंगे और आप तक पहुंचा दिया करेंगे, क्योंकि हमें आपसे ज़्यादा चिंता है कि हमें क्या है, हमारा टारगेट ही 100+ का है। तो हम इतना मतलब आपके लिए इतना कर जाएँ कि आप खुद मजबूर हो जाएं करने के लिए कि हमें तो 100+ करना ही करना है, क्योंकि हमने मैम से प्रॉमिस किया है। अरे हम इतना कर जाएं कि आप खुद मजबूर हो जाएं 100+ करने के लिए, क्योंकि हम 100+ से अधिक की नहीं कह रहे। क्यों? आप फिर एग्ज़ाम टाइम में क्या होगा कि आप वहाँ पे प्रेशर के साथ जाएंगे। बट हमें कितना लाना? केवल 100+। ना 100+ से इधर जाना है ना इधर जाना है। ठीक है, तो 110 105 आपका मतलब 110 के आसपास स्कोर बस आ जाए, यही हम इतना ही हम चाहते हैं। क्योंकि आप देखिए आएगा क्यों नहीं, इस रणनीति को समझिए। 60 क्वेश्चन आप हर बार सही करके आते हैं, इस बार भी करके आएंगे। आपको मेहनत कितने पे करनी है? 60 पे। तो 60 और 60 कितना हो गया? 120। जब आपकी तैयारी 120 की है तो 120 में क्या आप 100 नहीं सही करके आ पाएंगे? आराम से कराएंगे। क्या आप 120 में 105 सही नहीं करके आएंगे? आराम से आएंगे। तो इससे ज़्यादा कट ऑफ कभी जाती नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।
इसी तरह अपनी क्वेरी तथा अपनी कमेंट्स बताते रहिएगा, जिससे कि हमें पता पड़ता रहे कि आपकी नीड क्या है, आप क्या चाहते हैं, क्योंकि आप बताएंगे नहीं तब तक पता नहीं पड़ेगा। तो हमारा तो टारगेट केवल यही है कि आपकी तैयारी हो कितनी 100+ की। तो इसीलिए हम कुछ ना कुछ नई प्लेलिस्ट बनाने की सोचते रहते हैं, जिससे कि आपकी तैयारी रुके नहीं, होती रहे। तो और भी अगर कोई मतलब लग रहा हो कि मैम ये नहीं ये कराइए, अगर लगे कि हम करा सकते हैं तो हम बिल्कुल कराएंगे, क्योंकि आप इस बार सीट ले जाएं। इस बार आपका जो टीजीटी हो वो एग्ज़ाम आपकी लाइफ का लास्ट एग्ज़ाम हो टीजीटी का, अदर एग्ज़ाम नहीं, लास्ट एग्ज़ाम, लास्ट अटैम्प्ट हो टीजीटी का। इस तरह से आप दीजिए कि ये हमारा लास्ट अटैम्प्ट है टीजीटी का, इसके बाद टीजीटी नहीं देना पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि हारा वही है जो लड़ा नहीं। आप हार नहीं सकते, क्योंकि आपने ठान ली है इस बार का टीजीटी 2022 का आपकी ज़िंदगी का लास्ट टीजीटी एग्ज़ाम होगा। इसके बाद टीजीटी आप कभी नहीं देंगे। तो बस इसी सोच के साथ, इसी उम्मीद के साथ, इसी मोटिवेशन के साथ, इसी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ कि हम इस बार ही टीजीटी निकाल देंगे, इस बार के बाद हमें टीजीटी देना नहीं पड़ेगा। उसी के साथ धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद। अगर इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि लाइव क्लास का नोटिफिकेशन कभी भी पहले से नहीं डाल पाते, और जब भी डालेंगे तो आपके पास जब भी नोटिफिकेशन आएगा जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि लाइव क्लास का नोटिफिकेशन कभी भी 2 दिन या 1 दिन पहले से नहीं डलता शेड्यूल। तो इसलिए अगर आप जुड़ना चाहते हैं इस चैनल से तो लाइव क्लास के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर तथा लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी आप हमारा लाइव सेशन आएगा तो आपके पास शेड्यूल का नोटिफिकेशन तो भी आ जाएगा। बस अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।